हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल संजीव नेविगेस्ट में। आज हम पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी कक्षा 6 का अध्याय 2 ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। इस अध्याय में हम जानेंगे ग्लोब क्या है, अक्षांश क्या है एवं देशांतर क्या है। यह जानने से हमें यह पृथ्वी का पर किसी भी स्थान या इसका स्थिति के बारे में पता कर सकेंगे। और यह कक्षा किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है वह भी जान लीजिएगा। यह सीटेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और अन्य टीचिंग एग्जाम जैसे यूपी टेट, रीट, ये सब के भी ये सब एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग हमारे साथ अच्छे से समझिएगा और नोट्स बना सकते हैं तो बनाइएगा, अन्यथा आप लोग ये नोट्स को हमसे बाय भी कर सकते हैं। उसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में हम बता देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा। देखिए, तो सबसे पहले है ग्लोब। ग्लोब का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम लोग। पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का आकार गोलाकार नहीं है, पूर्णतः गोलाकार नहीं है जैसा दिखाया जाता है। यह उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ा ध्रुव पर चपटी हुई है तथा मध्य भाग में विषुवत रेखा पर थोड़ी सी उभरी हुई है। इसी कारण इस आकार को, इसका वास्तविक आकार को हम लोग बोलते हैं जुएड आकार। क्या बोलते हैं? जुएड आकार। इसका अर्थ होता है पृथ्वी के आकार जैसा। देखिए, पृथ्वी हम लोग को जैसा दिखाया गया है ऐसा है नहीं। ये पृथ्वी है, ऐसा गोलाकार हम लोग को हमेशा दिखाया गया, लेकिन नहीं, वास्तविकता में पृथ्वी ध्रुव पर थोड़ी सी चपटी है और यह दोनों ध्रुवों पर, उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी सी चपटी है और यहाँ पे यह विषुवत रेखा है, यहाँ पे थोड़ी सी उबड़ी हुई है। इस कारण इसका वास्तविक आकार को हम लोग बोलते हैं जुएड आकार। तो उम्मीद है ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले अक्षांश। अक्षांश रेखा बोलते हैं पृथ्वी की ग्लोब पर लेटी हुई लाइन को अक्षांश रेखा बोलते हैं एवं लंबवत लाइन को हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। लंबवत लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। तो चलिए, यह है अपना ग्लोब, यह है मिनी ग्लोब, जिससे हम लोग को वास्तविक ग्लोब के बारे में समझने में बहुत ही हेल्प मिलती है इस ग्लोब से। चलिए, तो ग्लोब के बारे में हम लोग जानते हैं। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है। पृथ्वी जैसा क्या है? एक लघु प्रतिरूप है। इस पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों, उनके सभी आकार और स्थितियों को दर्शाया जाता है। इस पर वास्तविक वास्तविक नहीं है, लेकिन वास्तविकता रूप से इस पे सही आकार देके इसको दर्शाया जाता है। क्यों? हमें समझने के लिए। ग्लोब स्थिर नहीं होता है, इसे कुम्हार के चक्के या लट्टू की भांति घुमाया जा सकता है। यह स्थिर नहीं रहते हैं, जैसे ऐसा है तो ऐसा, इसको ऐसे ऐसे करके घुमाया भी जा सकता है। ठीक है। ग्लोब के प्रकार, बड़े ग्लोब होते हैं जो हम आसानी से कहीं कैरी नहीं कर सकते हैं, पॉकेट ग्लोब होते हैं, और एक गुब्बारे जैसे ग्लोब होते हैं। ठीक है। चलिए, अक्ष किसे कहते हैं हम लोग जान लेते हैं, एक्सिस किसे कहते हैं। तो ग्लोब में एक सुई झुकी हुई अवस्था में लगी होती है। देखिए, यह ग्लोब है, यह है ग्लोब। यह ग्लोब में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो लाइन जोड़ रही है, इसे हम लोग बोलते हैं अक्ष। इसे ही हम लोग बोलते हैं अक्ष। यह, तो आप लोग बोलेंगे कि यह अक्ष ऐसा क्यों है, झुका ही क्यों है? यह अक्ष ऐसे भी लगा होता। वास्तविकता में ऐसा ही लगा होना चाहिए। रियलिटी देखा जाए तो अक्ष को ऐसा ही लगा होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं लगा है। क्यों ऐसा ही लगा है? क्योंकि वास्तविकता में हमारी पृथ्वी क्या है? सीधा नहीं है। पृथ्वी अपने अक्ष पे ऐसे लेटा हुआ है, ऐसा लेटा हुआ है, लेकिन सीधा होना चाहिए था ये। तो जो आप सीधा पृथ्वी होना चाहिए था वैसा नहीं है। और लेटा कितना है? ये सीधा लाइन से 23.5 डिग्री यह लेटा हुआ है। तो अब पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना डिग्री लेटा हुआ है? 23.5 डिग्री। चलिए समझते हैं। अब हम समझे अक्ष किसे कहते हैं। जिसे अक्ष कहते हैं, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। मैंने बता दिया, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से को क्या यह अक्ष जोड़ता है, या उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव को जोड़ता है। जिस वास्तविक वास्तविक पृथ्वी पर ऐसी कोई सुई नहीं है। देखिए, यह सुई वास्तविक पृथ्वी पर नहीं है। यह झुका होने के कारण हम लोग इसे काल्पनिक कल्पना कर लिए हैं। यह अक्ष को हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा है। ऐसा हम लोग उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाएंगे तो पृथ्वी ऐसा झुका है। क्यों? यह इमेजिनरी लाइन है, इसे हम लोग क्या किया है? कल्पना की है बस। पृथ्वी एक काल्पनिक अक्ष पर क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। वेस्ट टू ईस्ट पृथ्वी घूमती है। वेस्ट टू ईस्ट, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में पृथ्वी क्या है? अपने अक्ष पे घूमती है। पृथ्वी का आकार देखिए, स्टेट एग्जामिनेशन पॉइंट से पृथ्वी का आकार ज्वाइड होता है, न पूर्ण गोल होता है, न चपटा होता है। ग्लोब पृथ्वी का सबसे सटीक त्रिविम है, 3D एक प्रतिबी रूप है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है, अपनी काल्पनिक अक्ष पे। ये इतना बात हम लोग जान चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अक्षांश रेखा क्या है? अक्षांश रेखा है क्या है? तो देखिए, यह ग्लोब है अपना। इस पर जो हम काल्पनिक रेखा ऐसे लेटा हुआ रेखा खींचते हैं उसे हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा। इसको हम लोग इसलिए कल्पना करते हैं क्योंकि यह हमें किसी भी स्थान या किसी भी, पूरी पृथ्वी तो बहुत विस्तृत है, इसीलिए हमें किसी भी स्थान या किसी भी जगह के बारे में मानसून, क्लाइमेट, यह सब जानकारी देता है हमें। यह जब तक हम लोग नहीं जानेंगे तब तक हमें यह सब के बारे में नहीं अनुमान लगा पाएंगे, कहाँ की मानसून कहाँ कैसा है।
ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है इक्वेटर, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच गुजरता है, विषुवत रेखा जिसे हम लोग बोलेंगे भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं, वो पृथ्वी के बीचों बीच गुजरता है। इसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। देखिए हम पृथ्वी का या बोले तो भी ग्लोब का सही सीधा प्रतिरूप लेंगे, लेकिन हम इसे उल्टा, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे झुका हुआ है, तो उस हिसाब से ग्लोब को ऐसा बनाएंगे हम, और उस हिसाब से अक्षांश खींचेंगे तो ऐसा खींचेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये सीधा ग्लोब का नक्शा बनाया हूँ, ठीक है। तो यह भी देखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण कौन है? इक्वेटर, विषुवत वृत्त जो पृथ्वी के बीचों बीच गुजरता है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है। मैंने बता दिया है कि अक्षांश रेखा कोई भी वास्तविक में पृथ्वी पर खींचा हुआ नहीं है। यह सब क्या है? एक काल्पनिक रेखा है और कल्पना की गई है बस। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटते। देखिए पृथ्वी जब बीच से हम गुजारेंगे इस लाइन को, तो ये क्या है? पृथ्वी यह ये ग्लोब को 2 भागों में बांटेंगे, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध को हम लोग बोलेंगे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध को साउथर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, ठीक है। यह 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाती है। पृथ्वी के उत्तर वाले आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और दक्षिण वाले आधे गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। विषुवत पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। विषुवत जो है पृथ्वी पर विभिन्न में हमने क्या बोला कि ग्लोब पर यह सब क्या है? काल्पनिक रेखा है, जिसका हम लोग किस लिए अध्ययन करते हैं? क्योंकि हमें पृथ्वी पर किसी भी स्थान के बारे में जानने में और कहीं की क्लाइमेट ये सब जानने में बहुत ही हमें मदद मिलती है इसे जानने से। चलिए अक्षांश रेखा की परिभाषाएं देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले है विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त से विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहते हैं। मैंने क्या बताया तो समझिएगा। देखिए ये अपना है ग्लोब, ये अपना ग्लोब है और यह विषुवत रेखा मैंने गुजार दिया। यह काल्पनिक रेखा है। इसी के समान ये ध्रुव तक ऐसे ही समांतर रेखा जाती रहे। समांतर रेखा मतलब ये इसका दूरी, इसका दूरी, इसका दूरी, सभी का दूरी एक समान होती है। इसी रूप से ये ध्रुव तक जाती है। सेम वैसे ही दक्षिण में भी ऐसे करके पूरा यहाँ दक्षिणी ध्रुव तक आती है। समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये समझ गए आप लोग। अक्षांश को डिग्री में मापा जाता है। अक्षांश की संख्या एवं विस्तार। पृथ्वी विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर जिसकी दूरी वृत्त का 1/4 हिस्सा अर्थात इसका माप 360 डिग्री का 1/4 यानी 90 डिग्री होता है। हम ये पूरा पृथ्वी को घुमाएंगे, इसका 1/4 करेंगे तो किधर से भी हम लोग को 90 डिग्री प्राप्त होगा। इस प्रकार 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 1 2 3 4 करके जाएंगे तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश हमें प्राप्त होगा। जैसे उत्तरी ध्रुव कहेंगे, यहाँ उत्तरी ध्रुव कहेंगे। ऐसे 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश इधर, ऐसे हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। 90 डिग्री विषुवत से हम लोग दक्षिण में आएंगे तो इसे दक्षिणी ध्रुव, और 90 डिग्री उत्तर में जाएंगे तो इसे उत्तरी ध्रुव कहेंगे, ठीक है। को दक्षिणी कहाँ थे हम लोग? दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ये समझ गए हम लोग दक्षिणी अक्षांश कहाँ। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग विषुवत वृत्त से दूर जाएंगे, अक्षांश का आकार घटता जाता है। देखिए आप लोग को खुद ही समझ में आ रहा होगा विषुवत वृत्त कितना बड़ा है। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, थोड़ा और ऊपर थोड़ा छोटा छोटा। जैसे जैसे हम लोग ध्रुव के पास जाएंगे, क्या है? इसका आकार छोटा होते जाएगा और ध्रुवों पर यह बिंदु के समान हो जाता है। ध्रुव पर जाते 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 यह एक ऐसा बिंदु के समान हो जाता है, ठीक है। उदाहरण देखिए, उदाहरण हम लोग समझेंगे कि अक्षांश क्यों जरूरी है। जैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर 20 डिग्री अक्षांश पर है, तो ब्राजील में भी बेलो हेरिजोंटो 20 डिग्री अक्षांश पर ही है। दोनों एक ही अक्षांश पर है, लेकिन एक उत्तरी गोलार्ध में है 20 डिग्री अक्षांश पे, एक दक्षिणी गोलार्ध में है 20 डिग्री अक्षांश पे, ठीक है। और यह दूसरा दक्षिण गोलार्ध में है। बता दिया आप लोगों को। चलिए अक्षांश रेखा पूर्णतः वृत्त होती है। अक्षांश रेखा क्या है? पूर्ण वृत्त होती है। और कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 181। अक्षांश रेखा की संख्या 181 कैसे होती है? देखिए मैं बताया, यह ग्लोब है अपना, यह क्या है? अपना ग्लोब, और एक विषुवत रेखा, एक विषुवत वृत्त, और बाकी बात इधर कितना होता है? 90 डिग्री अक्षांश रेखा। तो इधर 90 और इधर 90 डिग्री अक्षांश होता है। तो जब दोनों अक्षांश को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 180, और प्लस एक विषुवत वृत्त को जोड़ेंगे तो 181 हुआ। लेकिन ये क्या है? अक्षांशीय रेखा। जब भी पूछे अक्षांश की संख्या तो अक्षांश की संख्या 179 होता है। यह क्यों होता है? क्योंकि ये जो उत्तरी ध्रुव है, यह सिर्फ एक बिंदु है, ना कि अक्षांश रेखा है। यह सिर्फ एक बिंदु है, यह अक्षांश रेखा नहीं है, ठीक है। यह अक्षांश रेखा नहीं है,
जब अक्षांशों की संख्या पूछे, सॉरी एक सेकेंड, पुनर्वृत्त होती है कुछ अक्षांश रेखा 100 कुल अक्षांशों की रेखाएं नहीं, सॉरी इसमें थोड़ा गलत है, आप लोग देख लीजिए, मैं जो समझा देता हूँ आपको वो याद रखिएगा। देखिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये थोड़ा गलत है इसमें। ये अपना ग्लोब है, यह क्या है, अपना ग्लोब है, विषुवत रेखा है, और उत्तर में जब हम जाएंगे 1 2 3 4 करके ऐसे ऐसे जाएंगे तो पूरा 90 डिग्री यहाँ पे अक्षांश है, और ऐसे ही दक्षिण में सेम 90 डिग्री अक्षांश है। जब हम लोग अक्षांश की संख्या बोले तो 90 डिग्री ये और 90 डिग्री ये अक्षांश की संख्या हो गया वो 180, और एक विषुवत वृत्त कितना हो गया 181। जब अक्षांश रेखा की संख्या बोले, अक्षांश रेखा की संख्या बोले तो वो हो जाएगा 179, ठीक है, वो हो जाएगा 179, क्योंकि जो ध्रुव पे है वो सिर्फ एक बिंदु है, वो सिर्फ एक अक्षांश है, ना कि अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा पूर्ण बिंदु, पूर्ण ऐसा जब पूरा रूप से वृत्त बनाएगा अक्षांश, उसे हम लोग बोलेंगे, लेकिन ऐसा ध्रुव पे है नहीं, ध्रुव पे जाके एक बिंदु के समान हो जाता है, तो उसे हम लोग अक्षांश रेखा नहीं बल्कि उसे अक्षांश हम लोग बोल सकते हैं। तो अक्षांश की संख्या बोला जाए तो 181, और अक्षांशीय रेखा की संख्या बोला जाए तो 179, यह याद रखिएगा आप लोग। चलिए तो अब हम लोग भाग 3 पे आते हैं, भागते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा के बारे में जानते हैं। जैसे विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, अतिरिक्त 4 और महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। महत्वपूर्ण क्यों है मैं पहले वो क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। यह रेखा महत्वपूर्ण क्यों है, जैसे कर्क रेखा 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए अपना ये जो अर्थ है यह रहना चाहिए सीधा, मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, ये रहना चाहिए सीधा, बट यह सीधा है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। ये क्या है, अपने अक्ष पे झुका हुआ है। मैंने क्या बोला, ये अपने अक्ष पे क्या है, झुका हुआ है। ऐसा होना चाहिए लेकिन नहीं, ये क्या है, अपने अक्ष पे इस प्रकार झुका हुआ है। कितना, यह कितना डिग्री पे झुका हुआ है, इससे कितना डिग्री पे झुका हुआ है, 23.5 डिग्री पे झुका हुआ। इसलिए हमें इस 23.5 डिग्री अक्षांश को पढ़ना जरूरी हो जाता है। और ये जो विषुवत वृत्त है इससे कितना डिग्री झुका हुआ है, 66.5 डिग्री। तो इसलिए दोनों अक्षांश हम लोगों को पढ़ना जरूरी हो जाता है। दोनों उत्तरी, ये दोनों उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ अक्षांश, और यह भी, और एक साउथ अक्षांश, ये दोनों। तो देखिए कौन कौन है, विषुवत वृत्त, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव इंपॉर्टेंट है, और कर्क रेखा। कर्क रेखा किससे हम बोलेंगे ये पहले समझ लीजिए। देखिए यह ग्लोब है, बीचों बीच क्या है, विषुवत वृत्त, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसका नाम है विषुवतीय वृत्त, ठीक है। उसको 23.5 डिग्री पे जब हम लोग लाइन खींचेंगे, जो भारत को बीचों बीच जाता है, भारत यहाँ पे अपना, ठीक है, याद रखिएगा भारत अपना यहाँ पे है, जो भारत के बीचों बीच जाने वाली रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं। और भारत विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर क्या है, दूर है, यह भी याद रखिएगा। और भारत बीचों बीच गुजरता है, भारत के 8 राज्य गुजरते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरते हैं। यह सब ये मतलब सॉरी इस क्लास की यह सब फैक्ट्स नहीं है, मैं अपने साइड से बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए कर्क रेखा है, इसे हम लोग बोलेंगे कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग बोलेंगे कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग बोलेंगे मकर रेखा, ठीक है। और इसी प्रकार 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग बोलेंगे उत्तर ध्रुव वृत्त, जैसे इसका नाम बोलेंगे आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त। उसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव 66 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग बोलेंगे अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। तो यह सब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों पढ़ना है, यह भी हम लोग मैंने बता दिया आप लोगों को। और ये देखिए चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि यह अब हम लोग को यह उष्ण कटिबंध क्या है और शीतोष्ण कटिबंध क्या है, शीत कटिबंध क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट से अभी तक आप लोगों को इसमें यही ध्यान रखना है कि कर्क रेखा कितनी, आपसे पूछा जाएगा कर्क रेखा कितने डिग्री को कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देखिए आपको यहाँ फंसाएगा, उत्तरी नहीं दे देगा, दक्षिणी दे देगा, आपको पूछेगा कर्क रेखा कौन सा कहते हैं, आप लोग देखिएगा नहीं, 23.5 देखिएगा मार दीजिएगा, उत्तरी दक्षिणी देखिएगा। यह भारत के क्या मध्य से भाग से गुजरती है, मैंने बता दिया। भारत के कितने राज्य से, 8 राज्यों से गुजरते हैं। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। उत्तरी ध्रुव वृत्त 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यह 6 रेखाएं 0 डिग्री 23 डिग्री उत्तरी, 23 डिग्री दक्षिणी, 66 डिग्री उत्तरी, 66 डिग्री दक्षिणी, 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री दक्षिण, सर्वाधिक पूछे जाने वाली अभी तक का रहा है, और यही पूछा ही जाता है लगभग। पृथ्वी के ताप कटिबंध मैंने बता दिया, ताप कटिबंध क्या है उसके बारे में जानते हैं। देखिए उससे पहले आप लोग एक चीज समझ लीजिए, उससे पहले आप लोग एक चीज समझ लीजिए। देखिए यह ग्लोब है, मैं अपने साइड से बताता हूँ, यह ग्लोब है,
मैंने क्या बोला कि ये सब काल्पनिक रेखा खींची हुई है ग्लोब पे, ये सब है काल्पनिक रेखा जो क्या है समांतर ध्रुव तक जाती है। तो यह जो इसके बीच की दूरी कितनी होती है 111 किलोमीटर, और इसके बीच के क्षेत्र को बोलते हैं हम लोग जोन, कटिबंध, जिसे हिंदी में बोलेंगे कटिबंध बोलते हैं, ठीक है। इसके बीच के क्षेत्र को कटिबंध बोलेंगे, और इसका कितना दूरी होता है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर ध्रुव तक जाती है या समांतर जाती है, सभी के बीच 111 किलोमीटर की दूरी होती है, यह भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग पृथ्वी के ताप कटिबंध देख लेते हैं एक बार। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सभी जगह समान नहीं रूप से नहीं पड़ती है। सूर्य की किरणें क्या है पृथ्वी पर सभी जगह समान रूप से नहीं पड़ती है। किरणों के कोण के आधार पर पृथ्वी को 3 ताप कटिबंध में बांटे जाते हैं। किरणों के कोण जैसे देखिए मैंने बताया आपको, यहाँ पे पहले समझ लीजिए, ये अपना ग्लोब है, ग्लोब है, मैंने क्या बताया अपने ग्लोब क्या है अपने अक्ष पे झुका हुआ है। वास्तविक रूप से यह खड़ा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, यह अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इस कारण ऐसा है, यहाँ देखिए इसमें समझिए आप लोग, इस कारण ये झुका होने के कारण ये 23 डिग्री यहाँ बनता है, ऐसे तिरछा बनता है 23.5 डिग्री रेखा। और सूर्य चक्कर इतना ही दूर में लगा सकती है, न इससे ऊपर जाती है सूर्य न इससे नीचे। इसका रीजन यही है कि अपना ग्लोब क्या है अपने अक्ष पे नहीं है, यह वास्तविक अक्ष से 23.5 डिग्री झुका होने के कारण सूर्य इसके चारों ओर चक्कर पूरी प्रॉपर नहीं जा पाती है, इतना ही दूर में रहती है। और इतना दूर में कौन कौन से डेट में गमन करती है पूरे साल में, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे रहेगी, और उसी प्रकार 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पे रहेगी, और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पे रहेगी। और फिर इधर 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पे रहेगी, ठीक है। ये देखिए कैसे होता है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। पहले देखिए 21 जून को सूर्य का है कर्क रेखा पे, तो सूर्य जहां रहेगी वहां पे क्या होगा, ज्यादा प्रकाश होगा, ज्यादा बोले तो हीट होगा, सूर्य हीट देता है ना, तो गर्मी उस इलाका में क्या होगा, गर्मी रहेगा। और जिधर सूर्य नहीं रहेगा उस इलाका में क्या होगा, ठंडा होगा। तो मैंने क्या बताया कि अपना पृथ्वी का है कर्क रेखा के बीचों बीच, तो पृथ्वी में जून के बाद कैसा गर्मी आता है बताइए आप लोग। और सूर्य जहाँ पे रहेगा वहाँ के दिन की अवधि बड़ी होगी और रात की अवधि छोटी होगी, ठीक है। एक चीज देखिए आप लोग, देखिए पहले जून है, 21 जून को सूर्य कहाँ है कर्क रेखा पर, फिर 3 महीने बाद जून जुलाई अगस्त और सितंबर में सूर्य कहाँ आ गई विषुवत रेखा पर, फिर 3 महीने बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कहाँ आ गई मकर रेखा पर। फिर इधर से रिटर्न कैसे होगी जनवरी फरवरी मार्च में फिर कहाँ आ गई विषुवत रेखा पे, फिर मार्च अप्रैल मई जून। देखिए पूरा साल का अंतर मैं बता दिया, पूरे साल में कैसे सूर्य गमन करती है, और इतने ही दूर में रहती है, जिस कारण है कि इस एरिया को, इतने बीच के एरिया को इतना हीट मिलता है, क्योंकि सालों भर गर्म रहने वाला एरिया, सूर्य इतना ही दूर में चक्कर लगा रहा है, सूर्य कहीं भी जाए इतना दूर में गर्मी रहेगा ही, है ना, इतना दूर में गर्मी रहेगा ही। इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंध इलाका, इस इलाका को हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंध इलाका। और जब सूर्य तिरछी पड़ती है, जब सूर्य यहाँ आएगी, एक मिनट, जब सूर्य यहाँ पे आएगी तो सूर्य का किरण क्या है तिरछी पड़ेगी, इधर तिरछी पड़ेगी, तो अब इधर तब जाके इधर थोड़ी सी क्या आएगी गर्मी आएगी, और इधर एकदम कड़ाके की ठंडी आएगी, एकदम कड़ाके की ठंडी, माइनस में टेम्परेचर चली जाएगी। और इसी प्रकार जब सूर्य इधर आएगी तो इधर क्या है माइनस में टेम्परेचर चली जाएगी, तब इधर माइनस में टेम्परेचर चले, तो इधर थोड़ा सा गर्म रहती है और थोड़ा सा क्या रहता है मानसून ठंडी रहती है, इसलिए इसे हम बोलते हैं शीत कटिबंध, इस इलाकों को बोलते हैं शीत कटिबंध। और इधर हमेशा ठंडा रहेगा, ऊपर वाले भाग में दोनों ध्रुवों पे हमेशा ठंडा रहेगा, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि शीत कटिबंध, ठीक है। तो यह कटिबंध आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। एक चीज और समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे अपना भारत है कर्क रेखा के बीचों बीच, और मकर रेखा के बीचों बीच क्या कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। तो जैसा जलवायु अपना भारत का होगा वैसा ही जलवायु यहाँ का होगा, लेकिन क्या विपरीत होगा। अगर मान लीजिए 21 जून को भारत में गर्मी है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, उस समय जब भारत में 21 जून को कड़ाके की गर्मी है, तो अब ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा कड़ाके की ठंडी होगा, समझिए, क्योंकि यहाँ पे सूर्य यहाँ पे आ चुका है, अब सूर्य की स्थिति अब यहाँ पे है 21 जून को, तो इस साइड में क्या होगा कड़ाके की ठंडी होगा। उसी हिसाब से जब सूर्य यहाँ पे आ गई होगी 22 दिसंबर को, तो क्या होगा भारत में कड़ाके की ठंडी होगी और यहाँ पे क्या होगा गर्मी होगी, समझ गए ये बात आप लोग।
और देखिए पूरे ग्लोब पर 2 ही दिन और रात की अवधि सेम होती है। मैंने वो बता दिया, 23 सितंबर के दिन और एक 21 मार्च के दिन। यह भी याद रखिएगा, क्योंकि यह दोनों अवधि के दौरान सूर्य क्या होता है, विषुवत रेखा के बीचों बीच रहती है, जिस कारण पूरे ग्लोब पर ओवरऑल का क्या पूरा दिन और रात की अवधि सेम होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग अपने नोट्स को एक बार रीड करते चलते हैं। मैंने ये समझा दिया है, एक बार और पढ़ देता हूँ आप लोगों को। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सभी जगह समान रूप से नहीं पड़ती है। किरणों के कोण के आधार पर पृथ्वी को 3 कटिबंध में बांटा। मैंने बता दिया, सूर्य के किरण की वजह से हम लोग कितने कटिबंध में बांटते हैं, 3 कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। सेम इधर भी उष्ण कटिबंध, ये सब क्या है, ये सब उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के इलाका में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं उष्ण कटिबंध कर्क रेखा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध का इलाका। इस क्षेत्र में सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर पर ठीक ऊपर होता है। मैं बता दिया 22, इस क्षेत्र में ठीक ऊपर कब होता है, 23 सितंबर 21 मार्च को। यहाँ सीधी किरणें पड़ती है, जिससे सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है। यहाँ पे कभी भी या सूर्य यहाँ आ जाए फिर भी यहाँ पे हिट जाएगी, या सूर्य यहाँ आ जाए फिर भी यहाँ पे हिट जाएगी। मैंने बता दिया आप लोगों को, इसीलिए इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। सरल भाषा में जब टॉर्च की रोशनी, ये तो बच्चा वाला हो गया, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बस मैंने बता दिया आप लोगों को। शीतोष्ण कटिबंध पढ़ लेते हैं विस्तार। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव वृत्त तक 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तथा दक्षिणी गोलार्ध में भी मकर रेखा से लेकर दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66 डिग्री तक यहाँ दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ठीक ऊपर नहीं होता है। कभी भी सूर्य क्या होता है, ठीक कैसे जाएगी ऊपर बताइए। इस इलाका में जब सूर्य, मैंने बता दिया आप लोगों को, जब सूर्य इतना ही दूर में गमन कर रही है तो क्या सूर्य यहाँ पे माथे पर कैसे जाएगी, ठीक कभी जाएगी, नहीं जाएगी। तो सिंपल लॉजिकल है, मैंने बता दिया आप लोगों को। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, यहाँ पे बताया हूँ मैंने, जिससे तापमान माध्यम रहता है। शीत कटिबंध, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त 66 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक के तथा दक्षिणी गोलार्ध में भी दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66 डिग्री दक्षिण से दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण तक यहाँ सूर्य क्षितिज रूप से पड़ती है। मतलब थोड़ा सा किरण जाती है, से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है। मतलब यहाँ पे क्या, सूर्य का किरण ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसीलिए यहाँ अत्यधिक ठंड होता है। ठंड नहीं, अत्यधिक ठंड होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे देशांतर रेखा के बारे में, हम लोग कल से पढ़ेंगे और कल इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर देंगे। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक आज बहुत हो गया है, आप लोग इतना समझ लीजिए। तो कल हम लोग फिर से इससे आगे तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे देशांतर रेखा के बारे में।